हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन एक बड़ी अहम खबर नज़र से गुजरी, बल्कि एक वीडियो भी आजकल बड़ी वायरल है और वो है जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब की वीडियो। जो उन्होंने वो कश्मीर के दौरे पे थे, जो पाकिस्तान का कश्मीर है, पाकिस्तान के साइड का कश्मीर है, वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में वहाँ पे वो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स से भी एड्रेस किया था और कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई थी। लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि हमें अगर 300 जंगें लड़नी पड़े कश्मीर के लिए, तो हम लड़ेंगे। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि हमारी डिफेंस जो फ़ोर्स है, फ्रंट लाइन फ़ोर्स जो है, वो श्रीनगर और बारामूला में बैठी हुई है। इन दोनों चीज़ों के पीछे क्या स्टोरी है, इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सभी दर्शकों को खैर रागलई। थैंक्स एंड गुड इवनिंग। थैंक यू एंड सेम टू यू एंड गुड इवनिंग टू यू आल्सो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो स्टेटमेंट है, कई के हवाले से हम बयानात तो सुनते रहते हैं, लेकिन 300 जंगें ऑलरेडी हमारी यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 4 या 5 जंगें तो अभी तक हो चुकी हैं। तो क्या ये 296 और लड़नी है? देखिए फकर भाई, ये एक बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान की जो एकेडमिया है या जो थिंकिंग लोग हैं, वो पता नहीं क्यों नॉलेज से दूर हैं। अब मैं आपको ये बताऊं फकर भाई कि आप पूरी पाकिस्तान में यूएन चार्टर को लेके बड़ा एक फीलिंग पाया जाता है कि यूएन चार्टर 80 का रिजोल्यूशन ये है, यूएन चार्टर अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए। आखिर ये यूएन चार्टर क्या है? आइए आज मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज यूएन चार्टर। यूएन चार्टर, अगर आप कह ले, चूंकि ये वेस्ट का ही क्रिएशन था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बेसिकली उन देशों के समूह का नाम था जो एक्सिस पावर के रूप से लड़ रहे थे। बाद में उन्हीं यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन को यूएन का मूर्त रूप दिया गया, जो लीग ऑफ नेशंस में जो कमियां थी स्ट्रक्चरल, उसको दूर करके और लीग ऑफ नेशन को ही यूनाइटेड नेशन बना दिया गया। लीग ऑफ नेशन में जो पीसीआईजे था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तब्दील कर दिया गया और उनकी जो असेंबली थी उसको जनरल असेंबली बना दिया गया, काउंसिल को सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया गया और एक दो और संस्थाएं क्रिएट की गई। क्या है ये यूएन चार्टर? यूरोपियंस का जो 1000 साल का इतिहास है, उसका निचोड़ है यूएन चार्टर। 1000 साल की जो उनकी वॉर की जो हिस्ट्री रही है दुनिया में, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया और जो उन्होंने सीखा, उस विजडम का नाम है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर को चूंकि एज एन एक्सपर्ट या सब स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आप कह लें, इसको कहा जाता है, कई लोग कहते हैं इट इज जस एड बेलम। जस एड बेलम का मतलब होता है द लॉ अगेंस्ट वॉर, ठीक है ना, या द लॉ दैट फॉर अ जस्टिफाइड वॉर, फॉर अ जस्ट वॉर, ठीक है ना, द लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर अ रेगुलेशन और रूल्स कि आप एक जस्ट वॉर कब कर सकते। बाद में ऑथर्स ने कहा कि ये जस्ट एट बेलम नहीं है, ये जस्ट कॉन्ट्रा बेलम है, दैट मींस लॉ अगेंस्ट द वॉर, ठीक है ना। ये क्यों आया? ये जस्ट वॉर की थ्योरी ह्यूगो ग्रोशियस और उसके पहले सेंट ऑगस्टाइन और लोगों ने दी थी जब ये समय चल रहा था क्रूसेड का। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन वॉर्स, दो वॉर इज एन इवल, बट देयर आर सर्टेन वॉर्स व्हिच आर जस्टिफाइड। उनमें से एक वॉर था क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ना, इसको उन्होंने कहा जस्ट वॉर। यूरोप ने आर्टिकल 2 क्लॉज, जो यूएन चार्टर बना फकर भाई, उसका आर्टिकल 1 है पर्पस ऑफ द यूएन चार्टर और उसका आर्टिकल 2 है प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर के जो 7 मेन प्रिंसिपल्स हैं, यूनाइटेड नेशन जिस दूरी पे, जिस लॉ पे फंक्शन करता है, उसको कहते हैं आर्टिकल 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3 टिल 2 क्लॉज 7 तक। उसका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्या कहता है? मुझे जबानी याद है, जब मैं बच्चा था पढ़ रहा था उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि क्यों लिखा गया ये। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन फकर भाई कहता है, every member state shall refrain from using force in their international relations against territorial integrity or political independence or in any manner inconsistent with the UN charter। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि देयर इज नो कॉज इन इंटरनेशनल रिलेशन फॉर विच द पॉलिसी कुड बी वॉर।
यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी ऐसा मैटर, सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता, कॉज नहीं हो सकता जिसको कि आप वॉर के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। तो वॉर अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दोनों को आउटलॉ कर दिया गया जी। कि अब किसी की टेरिटरी को आप जो है वॉर के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, या कोई भी और मैटर हो पॉलिटिकल, वो आप वॉर के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। एक ही मैटर है, वो है पीसफुल रिजोल्यूशन, चाहे जुडिशियसली करवा लें, मेडिटेशन के थ्रू करवा लें, आर्बिट्रेशन के थ्रू करवा लें, नेगोशिएशन के थ्रू करवा लें, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन वॉर इज नॉट एनी मोर द अवेलेबल मीन्स। और ये क्यों का उनका एक क्रिश्चियन बैकड्रॉप है, जो उन्होंने क्रूसेड लड़ा, उस बैकड्रॉप में ये सब बातें कही कि देयर वाज अ टाइम जब फोर्स को लेजिटिमेट मींस मान के दुनिया के बॉर्डर को या दुनिया के मैप्स को चेंज किया गया। सो ये यूएन चार्टर की जो बात है, ये अगर काकर साहब समझ लेते कि ये जो आप बात कर रहे हो कि 300 वॉर हम लड़ेंगे, आप ये बात कभी नहीं कहते। आखिर वो मसला आपको वॉर के बाद भी टेबल पे ही आना होगा, वॉर से तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, आर्मस्टिस तो साइन करना पड़ेगा आपको, पीस ट्रीटी। जैसे आज यूक्रेन और रशिया में वॉर सतत चलता ही जा रहा है, 2 साल से वॉर नहीं रुक रहा है, उसका कारण क्या है कि पीस के टर्म्स ही नहीं डिफाइन कर पा रहे। तो आप लड़ते रहे वहां, क्या फर्क पड़ा, दोनों कंट्री अपनी अपनी इकोनॉमी चौपट कर दी, क्या हो गया उससे? जी बिल्कुल। पॉइंट ये है कि जो वॉर की जो बातें करते हैं लोग, वो वॉर को समझते नहीं है। War is an economic war, more than the life and the limbs and the property that people lose. It has economic consequence. ये countries को सदियों पीछे ढकेल देता है, सदियों। ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस को क्रिएट कर देता है। और आज का तो जो हथियार है आज, और जो बात न्यूक्लियर वेपन की रही, मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका ने जंगों को हारना स्वीकार कर लिया। ये बात मानने को वो तैयार हो गए कि हाँ हम ये जंग नहीं जीत गए, दुनिया ने उनको लानत मनानत भेजी, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया उन कंट्रीज के अगेंस्ट में जहां वो एक बम मार करके जीत सकते थे। सो फकर भाई, मेरे कहने का मतलब यह है कि किस बात के लिए आप लड़ना चाहते हो, क्या बात है, क्या आप जो पॉलिटिकल साइंस आज एग्जिस्ट करता है उसको मानने को तैयार हो? आपकी बात कोई नहीं समझ रहा। ईरान ने कल 32 कंट्रीज के लिए उन्होंने ये कहा कि ईरानोफोबिया से काउंटर करना है, हमें अपने देश में लोगों को बुलवाना है। 32 कंट्री को वीजा फ्री एक्सेस दिया उन्होंने। इंडिया इज वन ऑफ देम। आपके हिसाब से कुफार की कंट्री है, उन्होंने कुफार को वीजा दिया। आज की डेट में अगर कोई इजराइल के अगेंस्ट में कोई अगर इस्लामिक फेस खड़ा हुआ है तो उसका नाम तो ईरान है। अरब कंट्री तो नहीं खड़े हुए। इजिप्ट ने तो अपना बॉर्डर बंद कर रखा है, जॉर्डन ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि आप ब्लैक सितंबर झेल चुके हैं। अरबों ने भी कह दिया तुम देखो, तुर्कों ने भी कह दिया तुम देखो। तुर्क तो आज भी इजराइल के साथ उनके जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो बहाल है, उन्होंने नहीं डाउनग्रेड किया उसको। तो आप, ईरान ने हमको दे दिया वीजा फ्री, आपको नहीं दिया, कुछ तो बात होगी यार। समथिंग डेंजरसली रॉन्ग, दो आप नहीं समझ रहे हो। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि भाई आप सिर्फ अपनी हिस्ट्री को पढ़ लो, बहुत सी बातें वहां सॉल्व हो जाएंगी। आप दुनिया को पढ़ाने चले हुए हो। द फैक्ट इज दैट आपको खुद पढ़ना है, बेसिक बातें समझनी है। आप जो प्रिंसिपल दूसरों पे लगा रहे हो वो हम पे भी लगा दो, मामला सॉल्व हो जाएगा। जी एक चीज और है, मतलब क्या जंगे पहले भी कर चुके हैं ना, तो फिर ये वाली बात करना कि 300 जंगे लड़नी पड़े तो लड़ लेंगे। इस वक्त सिचुएशन कुछ और है, मतलब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर है, अब 8 फरवरी को तकरीबन अब कंफर्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रात को फैसला दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएगा तो वैसे ही कोई मतलब इसकी बड़ी हैसियत नहीं होती ऐसे प्राइम मिनिस्टर की तो। लेकिन काकड़ साहब के बारे में, मतलब पहले बलूचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम उनके सुनते रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स अब सुनते रहे। अब वहां जाकर वो कहते हैं, और फिर ये कहना कि हमारी फ्रंट लाइन, वाकई फ्रंट लाइन पाकिस्तान की बारामूला और श्रीलंगर में बैठी हुई है या कहीं और? देखने के नजरिए पे सब डिपेंड करता है ना। जी जी। मानिए तो पत्थर है, नहीं मानिए तो भगवान है, सब मानने का ही खेल है ना। जी जी।
disputes linger because there is a perception कि dispute है क्या. जब हम lawyer हैं तो हमको एक चीज पढ़ना पड़ता है कि what is dispute, कि dispute किसको कह रहे हो आप. dispute का एक basis होता है, क्या ये fact का dispute है, is it a basic कि मैं fact को कुछ और समझ रहा हूं, आप fact को कुछ और समझ रहे हैं. So as a lawyer do we need to sit down and resolve the question of fact कि fact को लेके dispute है, या basically dispute question of law है कि law को लेके dispute है. अगर दोनों में से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना तो आप लॉ समझने को तैयार हो, ना तो आप फैक्ट समझने को तैयार हो, आप डिस्प्यूट की बात किए जा रहे हो. बिकॉज द डिस्प्यूट बेसिकली इज ओनली इन योर हेड, ओनली इन योर हेड. आप नहीं समझना चाह रहे हैं कि समाज, दुनिया कहां चली गई है. आज दुनिया बात कर रही है, यूनेस्को के थ्रू उन्होंने रमजान को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया, और उसी समय जब वो रमजान को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर रहे थे, यानी कि ह्यूमन जो मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन हेरिटेज है, उसी समय उन्होंने गरबा को भी वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया. एक समय था कि ये था कि मेरा कल्चर तुझसे बेहतर, आज है कि तेरा कल्चर मेरा कल्चर, बेसिकली हम सब का कल्चर. दुनिया उस तरफ जा चुकी है, आपको ये समझना पड़ेगा. आप अगर अभी भी ये ट्वीट करते हो कि एक दिन यहां सब मुसलमान हो जाएंगे, कोई और रह नहीं पाएगा, आप को एग्जिस्टेंस की बात कैसे समझोगे. हम सब एग्जिस्ट कर सकते हैं बाबा. वी ऑल कैन. अर्थ हैज बीन गिवन विद इनफ रिचेस दैट इट कैन फीड ऑल ऑफ अस. इतनी धरती माँ के पास, या धरती आप अगर माँ नहीं भी कहे तो अब धरती के पास इतनी क्षमता है कि सारे कल्चर सिविलाइजेशन को समाहित कर सकती है, सबको जिंदा रख सकती है. सो वॉर की बात तो वो करता है फकर भाई कि हमारा थर्ड फ्रंट वहां है, फोर्थ फ्रंट वहां है. आपका फ्रंट तो अफगानिस्तान के लोग आपको मानने को तैयार नहीं है. उनको भी आपने परेशान करके, अपने लोगों के ऊपर आपने बम मारे हैं. पख्तूनख्वा के लोगों के साथ जो आपका टॉर्चर है, सारी दुनिया आपको देखती है. ये मंजूर पश्तीन क्या रॉ के एजेंट है? उन्होंने वो अपने, जब आदमी बिलबिला जाता है, बिकॉज पश्तूनों से बड़ा पाकिस्तानी तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे पहली जंग तो पश्तूनों ने लड़ी आकर के कश्मीर में. आज वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ, ये अगर रवैया रहा तो मुश्किल हो जाएगा निभाना आपके साथ हमारा. कुछ तो रिविजिट करो यार. सबको आपने, आपके फ्रंट लाइन जो और फॉल्ट लाइन दोनों में अंतर समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा. दूसरों की फ्रंट लाइन मत देखिए, अपने अंदर की फॉल्ट लाइन देखिए. इंसान चाहता है, सब इंसान फकर भाई, हम हो आप हो, चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी, कि हम कुछ कर सके. 70-80 साल के लिए जो आदमी आता है, 60-70 साल के लिए कुछ कर ले जाए, एक परिवार हो जाए, कुछ नाम हो जाए, कुछ किताबें हो जाए, कुछ हमारी ट्यूब चैनल चल जाए, कुछ हमको अच्छे लोग जान जाए. यही हमारा सबका मसला है, और तो कुछ नहीं है. पर अभी भी अगर आप ये नहीं समझना चाहते, अगर आप वॉर की बात करते हैं आज की डेट में, इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है. War as a means or a policy to resolve international dispute has been outlawed 70 years ago. No country in the world will stand by with you. पाकिस्तान रशिया नहीं है. रशिया के साथ तो फिर भी चाइना और वो खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास वो, कोई इंडिया भी चैरिटी नहीं किया रशिया के लिए. उनसे भी कहा 25% सस्ते में तेल दो तो हम खड़े होंगे तुम्हारे लिए. उन्हें भी तेल सस्ता करके ऑफर किया. दुनिया गिव एंड टेक किया. आप क्या गिव एंड टेक करेंगे जब आप वॉर में जाएंगे? क्या है आपको दुनिया को देने के लिए? कुछ नहीं है. सो पॉइंट ये है कि द वर्ल्ड इज आप पता नहीं किस उसमें रह रहे हैं, जो समझना नहीं चाह रहे हैं, हिस्ट्री को रिजेक्ट कर रहे हैं, कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हैं. सब चीज का बेसिस सिर्फ आपने एक चीज को बनाया है. ये गड़बड़ है. दिस इज द डिस्प्यूट इज इन योर हेड. नो वन एल्स इज रेडी टू अंडरस्टैंड दिस डिस्प्यूट. जी बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फ्रस्ट्रेशन है ये कि जब हमने देखा 370 हटाया गया, फिर उसके ऊपर अभी रिसेंटली फैसला आया, फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके भी हम बात करते हैं, इसमें कोई नहीं, हमारी पॉलिसी का एक हिस्सा है. हम ओआईसी के फोरम्स पे भी जाके बात करते हैं, हम मिडिल ईस्ट से भी बात करते हैं, हम यूएस वगैरह से भी बात करते हैं. लेकिन क्या ये मतलब एक उस तरह की शायद मतलब एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये वजह तो नहीं है? देखिए फकर भाई, आपने कभी आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? जो आपका, जो जिसको हम पीओके कहते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? मैं पढ़ के सुनाता हूं. ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था 1974 में.
इसका नाम है AJ&K इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974। 31 अगस्त 1974 को ये लॉ बना, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बना करके इसी के थ्रू आप रूल करना चाहते हो, बस, ठीक है ना। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या अंतर है? पहला अंतर कि इसके डेफिनेशन क्लॉज में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को डिफाइन किया गया है। Muslim means a person who believes in the unity and oneness of the Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize any prophet or religious reformer, any person who claimed or claims to be a prophet in any sense or the word. और ये constitution में definition है non-Muslim. Non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to Christian, Jew, Hindu, Sikh, Buddhist and Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group called Simsib Ahmadis, or a Bahai or any person, blah blah blah. ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? Article 3, Islam to be the state religion. Islam shall be the state religion of the Azad Jammu and Kashmir. फिर वही Article 3C, Islamic way of life. और उसके बाद कि no head of state, no one can be head of state who is not Muslim. और क्या चाहिए आपको? क्या अचीव करना चाहते हैं आप वहां पे कि नॉन मुस्लिम जो है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता? कश्मीर की कोई हिस्ट्री नहीं है दुनिया को, ये एक समय था। अब अकीदा पर्सनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे या रिलीजियस टेक्स्ट कहेंगे? क्या इसमें ऐसी पावर है जो आप जम्मू एंड कश्मीर के जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो पावर नहीं होती है? ऐसी कौन सी पावर आप देना चाहते हो? अगर आपसे मैं पूछ भी लूं कि जम्मू एंड कश्मीर को इस्लामिक वे से रन करोगे, इस्लामिक हेड ऑफ स्टेट होगा उसका, इससे क्या हासिल होगा? डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? ह्यूमैनिटी की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे कि भाई रिलीजन पर्सनल मैटर है जिससे लग जाए लगन। जब भगवान ने कह दिया यार कि ये मेरे और बंदे के बीच का मैटर है, आप भगवान से भी बड़े हो गए हो। सो पॉइंट ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो इस डिस्प्यूट के थ्रू? अ थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ रह सकता हूं, शाना बशाना रह सकता हूं, कोई इनमें मुझे दिक्कत नहीं मिलती। मैं फकर भाई से बात करता हूं, मैं आपको अपने भाई जैसा महसूस करता हूं। आपके साथ मुझे एक मिनट नहीं लगता कि आपको रिलीजन क्या है, ये क्या है, इससे नहीं फील होता मुझे। आई फील मोर कंफर्टेबल देन मेनी ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स। फकर भाई मेरा करते थे पाकिस्तानी, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि उसका रिलीजन क्या है। क्या इस नाते पे आप मुझको अलग कर देंगे कि मेरा रिलीजन कुछ और है? इससे जम्मू एंड कश्मीर में क्या पालेंगे आप? जम्मू एंड कश्मीर, एक लास्ट सेंटेंस, अल बरूनी की किताब पढ़ ले, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। आप अल बरूनी इज अ मुस्लिम ऑथर, क्रॉनिकलर, उस किताब का नाम है किताबुल अल हिंद। वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या लिखा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में आप वो पढ़ लें, बात खत्म हो जाएगी। जी फकर भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात बिल्कुल आपकी सही है कि मतलब हमारे आपके बहुत सारे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज फ्रेंड्स होंगे, हमारे इसी तरीके से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मतलब। और वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी हमें नहीं फील हुआ कि भाई वो मतलब उनका अपना मामला है, हमें उनसे क्या है कि वो किस चीज को फॉलो करता है या करती है, हमारे से कंसर्न नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या वाकई इंडिया कोई इसको रिस्पॉन्ड करेगा, या इंडिया के ऊपर इससे कोई प्रेशर आएगा, या वो कहेंगे यार जो मर्जी बोलते रहो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता? हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। आप अब क्या हम कर सकते हैं? आपसे हाथ जोड़ के समझा लिए, बातचीत कर लिए, बता के थक गए कि हम लोग एक लोग हैं, हमारा एक आइडेंटिटी है, इस रिलीजन पर्सनल मैटर है। सारी दुनिया ने मान लिया, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने मान लिया, यूएई ने मान लिया, ईरान ने मान लिया कि लोगों को इनवाइट करो, बुलाओ अपने घरों में। ईरान के लोग यहाँ आके रहते हैं। अभी एक ईरानियन लड़की आई, उसने शादी की, वहां से कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि वहां मंदिर तोड़ दो, ये कर दो। उसने आई, उसको प्यार हुआ, शादी कर ली। जैसे ही किसी यहाँ की लड़कियां गई होंगी जिन्होंने वहां शादी की, कोई दिक्कत नहीं। रिलीजन आप फोर्स नहीं कर सकते, वो पर्सनल मैटर है। हम अब आपसे किस लिए लड़े हम फकर भाई?
आपका इतिहास, मेरा इतिहास साझा इतिहास है। हम पख्तूनों को कैसे छोड़ दें जब हमारे वेद में वर्णन है, जब हमारी महाभारत बिना गांधारी के, बिना शकुनी के महाभारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है। बुद्धिज्म बिना बिना पश्तूनों के इमेजिन नहीं किया जा सकता। हम साझा लोग हैं। बाउंड्रीज तो ये ठीक है, मानते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री, पर कल्चरल बाउंड्री हमारी बहुत डीप है। हमने साझा अपनी सिविलाइजेशन ग्रुप वो की है भाई। आप अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, उसका सेंट्रल किरदार का नाम था शकुनी, जो अपनी बहन गांधारी के साथ आया था। गांधारी वही गांधार रीजन का जो एरिया है, और उसने ये कसम ली थी, चूंकि उसकी बहन की शादी एक अंधे से कर दी गई थी जिनका नाम धृतराष्ट्र था। उसने कहा था मैं इनको बर्बाद करके छोड़ूंगा। पूरी महाभारत का सेंट्रल पॉइंट मामा शकुनी है। सो वी आर वन पीपल। हम जो आप कह लें अफगान के लोगों की या उनकी जो मेहमान नवाजी है, कि वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए वो दुनिया से लड़ने को तैयार है। ये अमेरिकन मानते थे कि अगर किसी पठान ने आपको कह दिया कि तुमको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, तो वो जान दे देगा उसके लिए। अतिथि देवो भव, ये इसी जगह लिखा गया। भाई हम लोग बार बार कह रहे कि हम ईद भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम दिवाली भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोनों क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते साथ में? जमाना गया, वर्ल्ड हैज मूव्ड वेरी फार। आप देखें, मैं पढ़ रहा था कल फकर भाई कि यूएई ने अबू धाबी में लिकर खोलने का प्लांट लगा दिया। आप अभी भी इन पुरानी चीजों में बैठे हुए हो कि हम 300 साल वॉर लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। किससे लड़ोगे आप वॉर? आप रशिया से बड़ी फोर्स हो। रशिया ने यूक्रेन में क्या कर लिया? क्या हो गया यूक्रेन का उखाड़ पाया? पुतिन जी वर्ल्ड पावर है, ये है वो है। आज हालत ये है कि उनके पास मशीन तो है, पर उस मशीन के चलाने वाले आदमी नहीं बचे हैं। उन्होंने आज का ये न्यूज है या कल का कि पुतिन ने कहा कि बच्चे पैदा करो रशियन लड़कियों से। उन्होंने कहा कि अबॉर्शन पे रोक लगाओ। तो ये सारी मशीनें यही रह जानी है, और हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक पॉपुलैरिटी है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी है, मगर आप भी तो इंडिया की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को मानिए ना। और क्या मांग रहे हम? वी कैन को एग्जिस्ट। ये तो आपको डिसाइड करना है। वॉर लड़ना, लड़ लीजिए, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इंडिया इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान है, क्या रिस्पांस आता है इसके ऊपर या नहीं आता, ये हमें आइंदा वक्त बताएगा। और दूसरी बात कि मसले अगर जंगों से हल होते तो फिर शायद सारी दुनिया के मसले वो जंग करके हल करवा लेते। बहरहाल वो लोग टेबल पे आके बैठे हैं, वो इराक में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो फ़लस्तीन और इज़राइल का हो या किसी और का, हल उसका वाहिद जो सॉल्यूशन होता है, दैट इज द टेबल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर भाई, गुड नाइट। थैंक यू।